हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं और हमारी पेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं UP-SSC पेट की क्लास करा रही हूं, जिसमें मैं करा रही हूं आदित्य रंजन सर की ये बुक। ठीक है, आप देख सकते हो बुक अच्छी है, क्विक रिवीजन के लिए बढ़िया अच्छी बुक है। क्योंकि मैं भी आपके साथ, अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता होगा, मैं भी आपके साथ ही इस बुक को पढ़ रही हूँ। मैंने पहले से इस बुक को नहीं पढ़ा है, ये मुझे प्रोवाइड हो पाई और अच्छी बुक है। तो कोई भी बुक, मैंने पहले ही बोला है आपको कि बुक कोई भी ख़राब नहीं होती, सारी बुक्स अच्छी होती है और हर बुक हमें कुछ ना कुछ दे के जाती है और देती ही है। ठीक है, तो मैं जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, फटाफट से आपको बताती हूँ कि हमने अब तक क्या कंप्लीट किया है। तो हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, यानी पूरी हम पढ़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमने ये पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद और हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स भी कंप्लीट कर लिया। और आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी को। तो जैसा कि आप जानते हो, बुक थोड़ी सी बड़ी है और पढ़ने वाला पोर्शन हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि पहले मैं 15 से 20 मिनट का वीडियो देती थी, अब आज से वीडियो आपका आधे घंटे का होगा। क्योंकि बुक अगर हमारी जल्दी ख़त्म नहीं हुई, हम फिनिश नहीं कर पाए इस बुक को, तो एग्ज़ाम आ जाएगा और फिर उसके बाद हम अपना मॉडल पेपर नहीं लगा पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप मॉडल पेपर भी लगा पाएँ, आप PYQ भी सॉल्व कर पाएँ, आप टेस्ट भी कर पाएँ, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसलिए हमको इस बुक को फटाफट ख़त्म करना होगा और ख़त्म करेंगे तो उसके बाद जब हम अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे, मॉडल पेपर लगाएंगे, PYQ करेंगे, तो हमारा वहाँ पे रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है, तो आज से आपका वीडियो ये आधे घंटे होगा। आई होप आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अब 15 अगस्त आने वाला है, यानी कि 15 अगस्त तक हम पहुँच चुके हैं, 15 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए हमें फटाफट से ये बुक कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके लिए यूज़फुल है, मैं कोई भी पेड क्लास नहीं चलाती हूँ, किसी भी तरीके के मैं पेड की क्लासेस आपको नहीं दे रही हूँ, मैं ये निःशुल्क चलाती हूँ। मुझे जितना कंटेंट प्रोवाइड हो पाता है मैं वो सारा आपको देने की कोशिश करती हूँ। बस आपको पढ़ना है, सुनना है, वीडियो को 2-3 बार सुनिए, आपको बस उसी से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोई क्लासेस नहीं करा रही हूँ, कोई कोचिंग वगैरह नहीं, कोई भी आपका मतलब पेड वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ निःशुल्क है ये आपका। मैं पढ़ती हूँ और साथ में आपको भी पढ़ाती हूँ, तो बस साथ साथ पढ़ते हैं, इसलिए कोई किसी भी तरीके की मेरे द्वारा जो है कोई क्लासेस नहीं चलाई जा रही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कहीं से भी, तो ये गलत है। मैं कोई क्लास नहीं चला रही हूँ जिसमें मैं कोई भी आपका फ़ीस चार्ज नहीं कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पर ये क्लास देती हूँ, इसके अलावा मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर भी नहीं हूँ। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पर ही आपको ये मिलती है क्लासेस। तो जितनी मुझसे हो सकती हैं एक दिन में मैं उतनी कराती हूँ। तो एक दिन में आपकी 3 क्लासेस आती हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सुबह 8 बजे आपकी NCERT बेस्ड क्लास आती है, जिसमें मैं SST की क्लास दे रही हूँ आपको, क्लास 6 की। ठीक है, SST आपकी कंप्लीट हो रही है, वो भी आपकी कंप्लीट होने, उसके बाद हम 7 क्लास में पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी 12 बजे आपकी ई-दृष्टि की मैं करंट अफेयर करा रही हूँ। ठीक है, तो वो आपके लिए यूज़फुल है। और बाकी आपका 5 बजे आपको पता ही है कि ये पेट की आदित्य रंजन सर की बुक आती है। ठीक है, ये जो बुक मैं कंप्लीट करा रही हूँ तो ये आ रही है। ठीक है, तो बस आपको मैंने थोड़ा सा नोटिफिकेशन देना था, दे दिया है। ठीक है, तो पढ़िए, फटाफट से कंप्लीट करते हैं अपना, इसको टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन वीडियो आधे घंटे का ही होगा आज से। अब मैं 15 मिनट का वीडियो आपको नहीं दूँगी, ऑलरेडी बात करते करते 4 मिनट हमारे होने वाले हैं। तो चलिए फटाक से हम अपने ज्योग्राफी वाले पोर्शन में पहुँच जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, तो 30 मिनट की वीडियो के लिए रेडी रहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, बोर मत होइएगा, क्विक रिवीजन है और हमें जल्दी जल्दी निपटाना है, तभी हम मॉडल पेपर कर पाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए इस बात को। मैं सबसे कह रही हूँ इस बात को, कौन कौन प्रैक्टिस सेट चाहता है कि प्रैक्टिस सेट कराए जाए और ये बुक जो है फास्ट फॉरवर्ड और फास्ट कराई जाए, जितनी फास्ट कराई जा रही है उससे भी ज़्यादा फास्ट कराई जाए। ठीक है, तो अगर आपके वोट ज़्यादा आएंगे कि मैं इस बुक को ज़्यादा कंप्लीट कराऊं तेज़ी से, तो मैं 1 आवर का वीडियो भी कर दूंगी आपका, जिसमें ये और जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आधा घंटे का इनफ है, यानी 30 मिनट्स का इनफ है, तो वही चलने देंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है मेरे हिसाब से। आप बस 15 दिन मान के चलिए कि सिर्फ 15 दिन का समय बाकी है, बाकी के इधर उधर। अभी आपने देखा रक्षाबंधन में समय गया हमारा, हालांकि मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि आप पढ़ नहीं पाए होंगे, क्योंकि मैं खुद नहीं 2 दिन पढ़ पाई, तो आप कैसे पढ़ पाओगे। ठीक है, तो उसमें टाइम जाएगा। अभी 15 अगस्त आएगा, उसमें भी समय जाता है। ठीक है, सबके पास अपनी जिम्मेदारियाँ, मेरे पास भी अपनी जिम्मेदारियाँ, नहीं हो पाता है, बच्चे हैं,
बच्चा है, देखना पड़ता है, उसका भी स्कूल है, उसकी भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती मुझे। तो आई होप मुझे पता है आप लोगों को भी करनी पड़ती होंगी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। कुछ ही लोग हैं होते हैं जो फ्री होते हैं, बाकी हर कोई फ्री नहीं होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। सबके पास अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कभी कभी कुछ दिन ऐसे, कोई दिन ऐसा होता है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट करना है, तो उस दिन पढ़ाई स्किप हो जाती है, हमारी नहीं हो पाता है। तो 15 दिन मान के चलिए आपका पेट के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 15 दिन बचे, ठीक है। तो उसी में हमें ये बुक भी ख़त्म करनी है, उसी में हमें अपना मॉडल प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करने हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जानकारी आपको दे देना चाहती हूँ कि मैं आपको घटना चक्र की जो टोह सीरीज़ है वो भी कंप्लीट कराऊंगी। वो आपका पूरा जो टोह सीरीज़ आई ना, जिसमें मॉडल पेपर आपके 10 मॉडल पेपर, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। इसके साथ साथ और भी मैं मॉडल पेपर आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आपका टोह वाला जो है वो भी शुरू हो जाएगा। ये बुक कंप्लीट होगी उसके बाद ही कोई चीज़ शुरू हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके 2 वीडियो और आते हैं एक दिन में। तो मैं कैसे शेड्यूल करूँ, मैं शेड्यूल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं आपको 8 बजे दे रही हूँ, फिर उसके बाद 12 बजे दे रही हूँ, फिर शाम को 5 बजे एक वीडियो दे रही हूँ। तो शेड्यूल नहीं हो पाएगा और आप फिर बहुत लेंदी हो जाएगा कि आपको एक दिन में 4 या 5 वीडियो आए, तो वो सही नहीं रहेगा। तो 3 वीडियो ऑलरेडी आ रहे हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो थोड़ा वो हो जाएगा, आपको इसी में ही मैनेज करना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हो कि बीच में मैं कोई मॉडल पेपर लगा दूँ, जैसे कि आप, या तो ऐसा करती हूँ कि संडे मॉडल पेपर लगा देती हूँ आपका, कि संडे को आप एक मॉडल पेपर कर लो, या तो फिर आप इकट्ठे अगर मॉडल पेपर चाहते हैं तो ये बुक को कंप्लीट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बुक कंप्लीट करेगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बोला है कि वो इस बुक को पूरी कंप्लीट चाहते हैं। तो मैं ये बुक तो रोक नहीं सकती हूँ, ये बुक तो कंप्लीट होगी, ठीक है। उसके बाद ही मॉडल पेपर आपके हो पाएंगे। अगर आप संडे मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो मैं 1 घंटे का मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट का आपका वीडियो कर दूँगी संडे को ये बुक रोक दूँगी। संडे को आपका इसका वीडियो नहीं आएगा, अगर आप आगे आने वाले वीक में चाहते हो तो मैं संडे को जो है ना आपका 1 घंटे का मॉडल प्रैक्टिस सेट करा दूंगी। उसमें अगर आपके कम से कम 2 मॉडल पेपर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड कराती हूँ, तो 2 तो कंप्लीट करा ही दूंगी। 3 हो पाएगा तो मैं 3 भी करा दूंगी। इससे आपका क्या होगा कि एक दिन में आपके कम से कम 2 मान के चलिए 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे। तो आपको जैसा चाहिए, जैसा चाहते हैं वैसा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस हिसाब से मैं चीज़ें कर दूंगी। क्योंकि समय नहीं है अब ज़्यादा, इसलिए मुझे भी अब थोड़ा सा बड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार की बात करते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का मुख्य भाग जो है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको मैं हाईलाइट करती हुई चलती हूँ, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये आ जाता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। इसकी दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से निर्धारित है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से कक्ष के रण तक इसकी दूरी कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है, ठीक। ये याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी 3214, पूर्व से पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से कक्ष के रण तक 2933 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर पता है क्या करना है? यहाँ पर आपको रखना है इंडिया का एक अच्छा सा मैप, ठीक है, और उस मैप से देखते जाना है और इसको कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे अच्छा नहीं बना पाई हूँ, ये इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये मैप रखोगे तो जल्दी ये चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी कि कश्मीर कहाँ है भाई, कन्याकुमारी कहाँ है, ठीक है। मैप में आप अगर ये चीज़ करते जाओगे ना तो आपको जल्दी रेडी हो जाएगा। तो जब मैं ज्योग्राफी की क्लास करानी है तो अब आपको अपने साथ एक मैप रखना है, उसके साथ साथ आप ये करते जाओ, चाहो तो मैप में ही लिखते जाओ अगर आपको कुछ ज़रूरी लगता है, ठीक है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, और इसको मैंने ऐसे याद किया है 32,87,263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है, ये भी बहुत बार आता है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब इससे पहले आपके 6 जो देश हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत अगर 7वें नंबर पर है तो इससे पहले जो 6 देश हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखने हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए, भारत का मानक याम्योत्तर कहता है 82 डिग्री 30 पूर्वी याम्योत्तर है, जो कहाँ पर है?
तो ये है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर 60 डिग्री 30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना है, तो 5 घंटे 30 मिनट आपका आगे है, ये भी याद रखना है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर तथा अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के साथ समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट दिया है, याद रखिए, ठीक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और यहाँ पे भी आपको जो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उन सबके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताने हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब देखो नीचे नीचे दिया हुआ है राज्यों के नाम, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे, ठीक है। वो 8 राज्य कौन से हैं, याद रखिए। गुजरात, तो पश्चिम से चलते हैं, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की स्थल सीमा कितनी है, तो 15,106 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा, ठीक है। भारत की समुद्र तट रेखा 11,098.81 किलोमीटर लंबी है, ये भी याद रखिए। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, ठीक है। भारत अपनी भूमि सीमा 7 देशों के साथ और समुद्री सीमा श्रीलंका, पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग अलग मालदीव दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के पास 2 देशों के साथ साझा करता है, ठीक है। तो भारत अपनी भूमि सीमा 7 देशों के साथ, तो ये 7 देशों के नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। समुद्री सीमा श्रीलंका, पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग अलग मालदीव दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के पास 2 देशों के साथ साझा करता है, ठीक है। ये पड़ोसी देश भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। भूमि वाले 7 देश देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको नाम तब भी बताने हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश है पूर्व में, ठीक है, 4,096 किलोमीटर इसकी सबसे लंबी रेखा है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को ये छूता है, ठीक है। चीन आपका उत्तर और पूर्वोत्तर में है, ठीक है, 3,488 किलोमीटर पे है ये। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इसको टच करते हैं। पाकिस्तान है आपका उत्तर पश्चिम में, ठीक है, 3,323 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात इसको छू रहे हैं, ठीक है। नेपाल आपके उत्तर में है, 1,751 किलोमीटर की इसकी वो सीमा रेखा है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम इसको टच करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आ गया म्यांमार। म्यांमार आपका पूर्व में है और 1,643 किलोमीटर की इसकी सीमा रेखा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है इसको टच करते हैं। इसके बाद भूटान आपका उत्तर में है 6,999 किलोमीटर पर, 699 किलोमीटर पर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इसको टच करते हैं। अफगानिस्तान आपका उत्तर पश्चिम में है, 106 किलोमीटर जो इसकी सबसे छोटी रेखा जो है अफगानिस्तान की ये सीमा रेखा, ठीक है, और सिर्फ लद्दाख को ये टच करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये जल निकाय भारत की जलवायु, व्यापार और समुद्री सुरक्षा को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अरब सागर भारत के पश्चिम में, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के तटों के साथ स्थित है। बंगाल की खाड़ी पूर्व में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों के साथ स्थित है। दक्षिण में स्थित हिंद महासागर, जिसका नाम भारत यानी कि हिंदुस्तान के ऊपर रखा गया है, ठीक। आगे बढ़े। अब भारत की भौतिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो 6 भौतिक जो है ना वर्गों में हम विभाजित करते हैं। पहला वर्ग है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। दूसरा वर्ग है हमारा उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, 5वां है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो हम भारत की जो भौगोलिक आकृति है उसको ये 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला की। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक, ये हमें पता है और इस बात को हमें याद भी रखना है कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक। दूसरा है हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा और बनावट की दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक। तीसरी बात, 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अर्धवृत्त का, ठीक। कश्मीर में हिमालय जो है वो 400 किलोमीटर चौड़ा और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में विविधता अधिक है, ठीक है। हिमालय के अंतर्गत 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां आती हैं। वृहद हिमालय या जिसको हम आंतरिक हिमालय कहते हैं, दूसरा है आपका लघु हिमालय जिसको कि हम मध्य हिमालय कहते हैं, और तीसरा है हमारा बाह्य हिमालय यानी जिसको हम शिवालिक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तरी मैदान की। तो उत्तरी मैदान लगभग आपका 3200 किलोमीटर लंबा है। इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इस मैदान को 3 भागों में देखा जा सकता है। पहला कहलाता है आपका भाबर, दूसरा कहलाता है तराई और तीसरा कहलाता है आपका जलोढ़ मैदान, ठीक है। भाबर शिवालिक गिरिपद के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर की क्या है? चौड़ी पट्टी है। भाबर के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी तराई क्षेत्र है और इस दलदली क्षेत्र में भाबर क्षेत्र की लुप्त नदियां पुनः क्या हो जाती हैं? प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? आपका भांगर कहलाता है, ठीक है। जबकि बाढ़ वाले नए जलोढ़ निक्षेप वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। तो यहाँ पे भांगर नहीं है, ये भाबर कहलाता है, भाबर। बाबर, खादर और बांगर, सॉरी, खादर और बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है? खादर और बांगर, भांगर नहीं कहलाता, बांगर, बांगर, ठीक है। अब बांगर, खादर और बांगर को पहचानेंगे कैसे? कौन सा नवीन है, कौन सा जलोढ़? तो इसमें एक ट्रिक बताती हूँ मैं। बांगर, ठीक है, तो बा से होता है बासी, क्या होता है? बासी। और बासी का मतलब क्या हो गया? जो हो गई पुरानी चीज़। पुरानी चीज़ें तो बासी होती है, ठीक। तो अगर हमें ये याद हो गया तो हमें खादर भी याद हो जाएगा। खादर माने हो गया नया, ठीक, नया यानी कि नवीन, ठीक। तो अगर हमने बासी याद कर लिया तो नया तो अपने आप ही हो गया, 2 ही नाम है, बांगर और खादर। तो बा से हम बना लेते हैं बासी और बासी से हो गया पुराना। तो जो पुराना है वो है बांगर और जो नया है वो है खादर, ठीक। अब आगे बढ़ें। अब पढ़ते हैं हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार को, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूभागों में से एक है। ये भारत गंगा के मैदानों के दक्षिण में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप का मूल भाग है, ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या है? ज़्यादातर आग्नेय और कांसिक चट्टानों से क्या बना हुआ है? आपका प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका आग्नेय और कांसिक चट्टानों से बना है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये कठोर है और खनिजों से भरपूर है। तो अगर पूछा जाए कि खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो भाई प्रायद्वीपीय पठार में आपको सबसे ज़्यादा खनिज मिल जाएंगे। भूगर्भीय रूप से क्या है? ये बहुत पुराना है। प्री कैम्ब्रियन युग 2.5 बिलियन वर्ष से ये अधिक पुराना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आकार में त्रिभुजाकार, उत्तर पश्चिम में आकार में कैसा है? त्रिभुजाकार है। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है, उत्तर पूर्व में आपको राजमहल पहाड़ियाँ मिलेंगी और दक्षिण में आपको हिंद महासागर की तटरेखा से ये घिरा हुआ मिलेगा, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप पठार को मोटे तौर पे 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका मध्य उच्च भूमि कहलाती है और दूसरी आपकी दक्कन का पठार, ठीक है। तो पहले हम मध्य उच्च भूमि को पढ़ेंगे। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्या स्थित है ये क्या? मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि आपकी नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और इसमें शामिल है आपका मालवा का पठार मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में कोयला, लोहा और अभ्रक जैसे खनिजों से संबद्ध है। नदियाँ चंबल, बेतवा, सोन, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। अब बात करते हैं दक्कन के पठार की। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, दक्कन का पठार, ठीक। ये त्रिकोणीय आकार का है।
ये याद रखना है। दक्षिण की ओर पतला होता जाता है। ये पश्चिम एवं पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। ये कई राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से। इसमें नदियाँ कौन सी हैं? गोदावरी है, कृष्णा, महानदी, कावेरी, पेन्नार, पूर्व की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है, अब पूर्वी और पश्चिमी घाट को हम ऐसे देख लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा और आराम से पूरा का पूरा मैप हम देख लेंगे। ठीक है, तो पूर्वी और पश्चिम घाट में भारत के प्रमुख दर्रे और घाट है। चलो बड़ा ही कर लेते हैं, नहीं समझ आएगा ऐसे आपको। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट में आपके भारत के प्रमुख दर्रे और घाट। ठीक है, काराकोरम दर्रा आप देख सकते हो। आप स्थिति देखो कौन कहाँ पे। यहाँ पे आपका काराकोरम दर्रा है, यहाँ पे आपका बुर्जिला दर्रा है, ये आपका पीर पंजाल है, बनिहाल दर्रा, यहाँ पर आपका जोजिला दर्रा है, ये आपका बाड़ालाचा दर्रा है, यहाँ पे आपका शिपिकीला दर्रा है, यहाँ पे आपका नीति दर्रा है, यहाँ पे आपका रोहतांग दर्रा है। तो आप देख सकते हो बाड़ालाचा, रोहतांग और शिपिकीला आपका हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के हैं दोनों तीनों। ये नीति आपका उत्तराखंड में आता है। बनिहाल, पीर पंजाब, बुर्जिल ये सब आपका जम्मू कश्मीर में आता है। काराकोरम आपका लद्दाख में आएगा। जोजिला भी आपका जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और बताती हूँ मैं। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में आ जाता है। ठीक है, जेलेपला भी आपका इधर ही आएगा। ठीक, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ आ गए थालघाट, बोरघाट और पालघाट में। ठीक है, तो देखो थालघाट आपका महाराष्ट्र में है, बोरघाट आपका महाराष्ट्र में, पालघाट आपका केरल में है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ सेनकोटा आपका इधर नीचे है, तमिलनाडु क्षेत्र की तरफ। ठीक, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई आपकी 900 से 1600 मीटर है। ठीक है, एक सेकेंड, चलो अब इधर आ जाते हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? जिंदगढ़ा, जो कि 1649 मीटर है, और उसके बाद महेंद्रगिरी आपका 1500 मीटर है। ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण तक क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई आपकी उत्तर से दक्षिण तक ये क्या होती है? बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है, और पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आता है। बात करते हैं तटीय मैदान की। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियां हैं, जो पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हैं। तटीय मैदानों को दो भागों में देखा जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य पश्चिमी तट पर संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी तट के 3 भाग हैं, उत्तरी भाग में कोंकण तट, मध्य भाग में कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग में मालाबार तट है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य एक समतल और चौड़ा मैदान है। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की। ठीक है, भारतीय मरुस्थल जिसे कि हम थार का मरुस्थल भी या थार मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, अरावली के पश्चिम में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अरावली के पश्चिम में। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है, और ये शुष्क तथा वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ की अधिकांशतः नदियाँ जो हैं वो अल्पकालिक हैं। ठीक है, लूनी इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो अंतरस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम द्वीप समूह की। भारतीय द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम में अरब सागर में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप समूह में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी तट से दूर अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह 36 छोटे प्रवाल द्वीपों का एक क्या है? समूह है। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कवारत्ती है। प्रवाल द्वीपों और भित्तियों से निर्मित ये द्वीप अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता, प्राचीन समुद्र
तटों और सामरिक समुद्री महत्व के कारण महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम यहाँ पे भारत की नदियाँ, झीलें और जलप्रपात भी देखेंगे। तो हम 30 मिनट का वीडियो तो करेंगे ही करेंगे कम से कम। ठीक है, तो बोर नहीं होइए, पढ़ते रहिए। चलिए, भारत की नदियाँ, झीलें और जलप्रपातों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं नदी, उद्गम, मुहाना और लंबाई किलोमीटर में, और इसकी सहायक नदी को। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम हुआ है मानसरोवर झील तिब्बत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिंधु नदी का जो मुहाना है वो अरब सागर में है, यानी अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक है, निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील तिब्बत से। ठीक है, लंबाई है इनकी 2880 भारत में, और 1114 भारत में है। वैसे इनकी पूरी लंबाई 2800 लंबी है, 880 है। ठीक है, सहायक नदियां सिंधु की कौन सी है? सिंधु की सहायक है झेलम, रावी, सतलज, चिनाब और व्यास। इसको हम ऐसे भी याद करेंगे। झेलम किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। चिनाब किसकी सहायक है? सिंधु की। व्यास किसकी सहायक है? सिंधु की। सिंधु की सहायक कौन सी है? झेलम, रावी, सतलज, चिनाब और रावी से झेलम, रावी, सतलज, चिनाब और व्यास आपकी सिंधु की सहायक नदियाँ। याद हुआ कुछ कुछ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सतलज नदी की। अब सतलज का हमें पता है कि सतलज किसकी सहायक है? सिंधु की, तो याद रखना है। ठीक, अब सतलज निकलती कहाँ से? सतलज निकलती है राकास्ताल झील तिब्बत से। सिंधु भी तिब्बत से निकलती है और सतलज भी तिब्बत से निकलती है। सिंधु निकलती है मानसरोवर झील से और सतलज निकलती है राकास्ताल झील से। ठीक है, सतलज का मुहाना क्या है? चिनाब। उच्च शरीफ के निकट ये क्या करती हैं? चिनाब में मिल जाती हैं। ठीक है, इनकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन भारत में ये 1050 किलोमीटर है सतलज की लंबाई। ठीक है, सतलज की सहायक नदी है व्यास, स्पीति, नागली और खंड। ठीक है, व्यास किसकी सहायक है? सिंधु की भी सहायक है और सतलज की भी सहायक है। स्पीति किसकी सहायक है? सतलज की सहायक है। नागली खंड किसकी सहायक है? सतलज की सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गई गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी उनका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 25-25। ठीक है, पूरे भारत में। रामगंगा, गंगा की सहायक है रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोशी, यमुना और सोन। ठीक है, रामगंगा किसकी सहायक है? गंगा की। गोमती किसकी सहायक है? गंगा की। गंडक किसकी सहायक है? गंगा की। घाघरा किसकी सहायक है? गंगा की। कोसी किसकी सहायक है? गंगा की। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। सोन किसकी सहायक है? गंगा की। ठीक है, और गंगा की सहायक है रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, यमुना, सोन। ऐसे याद करना है। ठीक है, अब आ गई यमुना। अब यमुना आई तो सबसे पहले ये याद कर लेना है कि ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगा गिरती है बंगाल की खाड़ी में और यमुना गिरती है गंगा नदी प्रयागराज में, यानी उसमें मिल जाती है प्रयागराज में। ठीक है, यमुना गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाती है, यानी कि इलाहाबाद में। ठीक है, इनकी लंबाई, यमुना की लंबाई है 1375। ठीक है, यमुना की सहायक है चंबल नदी, सिंध नदी, केन नदी, बेतवा नदी। ठीक है, यमुना की, चंबल की सहायक कौन? चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। सिंध किसकी सहायक है? यमुना की। केन किसकी सहायक है? यमुना की। बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की। और आप देख सकते हो ये सारी की सारी, खाली सिंध को छोड़ दिया जाए तो चंबल, केन, बेतवा ये सारी मध्य प्रदेश में आपकी बहती हैं। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए, कनेक्ट करते हुए चला करिए। ठीक है, अब बात करते हैं गंडक नदी की। गंडक नदी नेपाल, हिमालय से निकलती हैं, सोनपुर के निकट बिहार और गंगा में क्या करती हैं? मिल जाती हैं। ठीक है, गंडक जो है सोनपुर के निकट बिहार में गंगा में मिल जाती हैं और इनकी लंबाई है 630 किलोमीटर, जिसमें से इनकी लंबाई भारत में सिर्फ 425 किलोमीटर है। गंडक की सहायक है त्रिशूली और गंडक की सहायक है पंचनद। ठीक है, गोमती निकलती हैं आपकी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। ठीक है, गोमती की का जो मुहाना है वो गंगा है, यानी कि गंगा में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? तो गोमती गंगा में गाजीपुर में मिलती हैं और इनकी कुल लंबाई है 960 किलोमीटर। ठीक है, और गोमती की सहायक नदी है सई।
कोशी नदी आपकी निकलती है गोसाई थान चोटी तिब्बत से। तो यहाँ पे कोशी भी आपकी तिब्बत से निकल रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन तिब्बत से निकल रहा है अब तक। तो अब तक हमने देखा कि सिंधु तिब्बत से निकल रही हैं जो कि मानसरोवर झील से निकल रही हैं, सतलज आपकी तिब्बत से निकल रही हैं जो कि राकसताल झील तिब्बत से निकल रही हैं, और उसके बाद आपकी अब निकली कौन सी, कोशी। कोशी कहाँ से निकली, गोसाई थान चोटी तिब्बत से, ठीक है। और ये इनका मुहाना कहाँ है, तो इनका मुहाना गंगा में, यानी कि गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो कारा गोला कुर्सेला के निकट ये गंगा में मिल जाती है। 730 किलोमीटर की इनकी लंबाई है। और कोसी की सहायक है सोन कोसी, तामूर और लीखू, ठीक है। सोन आपकी अमरकंटक से निकलती हैं और ये गंगा में मिलती हैं कहाँ, पटना के निकट ये गंगा में मिल जाती हैं। और ये 780 किलोमीटर की इनकी लंबाई है। और उसके बाद सोन की जो सहायक है वो है रिहंद, कन्हड़ और उत्तरी कोयल, ठीक। नर्मदा जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं और खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आपकी नर्मदा हैं जो कि आपकी पश्चिम में गिरती हैं, ठीक है। बाकी सारी नदियाँ पूर्व में गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, पर नर्मदा, ताप्ती कुछ नदियाँ हैं जो आपकी खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। इनकी लंबाई कितनी है, 13-12 लंबाई है इनकी। इनकी सहायक है नर्मदा की तवा, हिरन और हथनी। अब बात करते हैं तापी की। तापी जो है वो बैतूल में, मध्य प्रदेश बैतूल में निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में ये भी गिरती हैं जाके अरब सागर में। और 724 किलोमीटर की इनकी लंबाई है। और तापी की जो सहायक नदी है वो है गिरना और पंजर, ठीक। आगे बढ़े, अब बात करते हैं महानदी की। महानदी आपकी छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है, यानी कि ये आपकी थोड़ा सा पूर्व की नदी है, ठीक है। और कहाँ गिरती है, तो पूर्व में ही गिरती है बंगाल की खाड़ी में। 851 किलोमीटर की इनकी लंबाई है। और इनकी जो सहायक नदी है वो है शिवनाथ, हसौदा और तेल। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं कैलाश श्रेणी से और गिरती हैं कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इनकी लंबाई सिर्फ 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, मानस और लोहित। इनके नाम आप देख के लग रहे होंगे कि सारे के सारे नाम असम और नेपाल के नामों से मिलते जुलते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है भारत में बहुत कम, मतलब क्योंकि पश्चिम बंगाल में मिलती हैं तो इसलिए बस 916 किलोमीटर की लंबाई है। और चूंकि ये पश्चिम बंगाल की तरफ मिलती हैं तो ये बंगाल असम वाला जो नाम होते हैं ना वो सारे हैं, दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, मानस, मानस तो आपका असम में ही है, लोहित है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं असम और नेपाल और पश्चिम बंगाल क्षेत्र की हैं। तो यहाँ पे ये भूलना नहीं है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो बाहर ही चलती हैं और बाहर चल के पश्चिम बंगाल के पास ये थोड़ा सा आई हैं 916 किलोमीटर में और उसके बाद सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर गई, ठीक। अब बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी जो है वो त्र्यंबक में नासिक के निकट में निकलती हैं, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये भी आपकी पूर्वी नदी है और 1465 किलोमीटर इनकी लंबाई है। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, पूर्णा और प्राणहिता, ठीक। अब बात कर लेते हैं कृष्णा की। कृष्णा नदी आपकी पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के निकट निकलती हैं, ठीक। और बंगाल की खाड़ी में क्या करती हैं, गिरती हैं और इनकी लंबाई है 1401, ठीक है। कृष्णा आपकी कहाँ की नदी है, कृष्णा आपकी आंध्र प्रदेश की नदी, मेन ये आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है। इनकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और मुसी, ठीक है। कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं, ठीक है। और इनकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। इनकी सहायक है भवानी, अमरावती, काबनी, शिमरता और अक्रावती, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नदी और नदियों की सहायक नदियाँ और उनका जितना क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसके बाद मीठे पानी की जो झील है, अवस्थित राज्य और विशेषता, ये हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्योंकि 30 मिनट का वीडियो हमारा हो गया। तो नदी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन कहाँ से निकलता है, कहाँ गिरता है और कौन किसकी सहायक है, ये तो पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ आपका जो लंबाई वाला क्षेत्र है ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसकी कितनी लंबाई है।
तो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी लंबाई मैं बता देती हूँ, एग्ज़ाम में बहुत आता है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी गंगा की तो इम्पोर्टेंट है ही, पूछी जाती है, 25-25 याद रखनी है, ठीक। इसके साथ साथ कभी कभी सिंधु की भी पूछी जाती है और आपकी यमुना की पूछी जाती है, ठीक। और आपका ब्रह्मपुत्र इम्पॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र भी पूछी जाती है, ठीक। और क्वेश्चन आ जाता है कि गंडक निकलती कहाँ से है, गोमती कहाँ से निकलती है, कोशी। तो निकलने वाला तो इम्पोर्टेंट है कि कौन कहाँ से निकलता है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही आता है। और कौन कहाँ से निकलता है, कौन कहाँ पे गिरता है, यानी कहाँ पे मुहाना है, ये तो याद ही रखना है। तो बहुत ज़्यादा। और ब्रह्मपुत्र, आपका ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूछी जाती है, गोदावरी की लंबाई भी पूछी जाती है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे याद है जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक। चलिए अब कल हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झील, उसकी अवस्थित राज्य और विशेषताएं। तो इसका रिवीजन हम कल करेंगे। आई होप आपको आज ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। समय नहीं गवाते हैं, समय ज़्यादा हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।